नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं, आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 13 में क्या है, देखिए जब हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो इसको बहुत डीप से समझना जरूरी है। आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 जो 1 है उसमें क्या कहा गया है कि संविधान पूर्व की कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट को सीमित करती है, उनको संशोधित करती है या उनका उल्लंघन करती हैं, उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित हो जाएंगी। इसका मतलब ये है, मतलब पूर्व की कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, जैसे आईपीसी है। आईपीसी संविधान पूर्व की विधि है, संविधान से पहले से ही ये विधि लागू है हमारे देश में। और अगर इसकी कोई धारा एक्स है और उसके 3 क्लोज हैं, क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3, और क्लोज 1 और क्लोज 2 फंडामेंटल राइट को चोट पहुंचा रहे हैं या फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं या इनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये शून्य घोषित हो जाएंगी। मतलब इन पर आच्छादन लग जाएगा। आप इसको बोल सकते हैं आच्छादन का सिद्धांत, उस सीमा तक, क्योंकि ये जो तीसरी वाली विधि है ये नहीं ढकी जाएगी क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को चोट नहीं पहुंचा रही है। विवाद का कारण धारा 13(1) नहीं है, विवाद का कारण है धारा 13(2). धारा मतलब आर्टिकल 13(2). आर्टिकल जब 13(2) की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि संसद कोई भी ऐसा कानून निर्मित नहीं कर सकती, मतलब कोई भी कानून, नियम या उपनियम नहीं बना सकती या अध्यादेश नहीं जारी कर सकती जो फंडामेंटल राइट को सीमित करते हैं। मतलब इन फ्यूचर में भी ऐसा काम नहीं कर सकता कोई। ऐसा क्यों किया गया था, फंडामेंटल राइट को सबसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी। इस वजह से फंडामेंटल राइट को संशोधन करने की शक्ति ना तो पूर्व की विधियों को प्राप्त थी, ना ही संसद को प्राप्त थी। अब देखिए उसी दौरान कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जिनमें फंडामेंटल राइट का हनन होना तय था। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे। जैसे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उस दौरान के पीएम थे और वे लेकर आए थे जमींदारी उन्मूलन कानून। अब देखो एक शब्द आया जमींदार, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं जमींदार कौन है। क्योंकि अंग्रेजों के पास भारत की अथाह संपत्ति थी और उनको इस पूरे भाग से पैसा इकट्ठा करना होता था, तो वे क्या करते थे कि जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है उस व्यक्ति को अपने कंट्रोल में ले लेते थे और वो व्यक्ति आसपास के लोगों से टैक्स वसूलता था और अपना हिस्सा रख के और किसको दे देता था, अंग्रेजों को। और अंग्रेज इसके बदले इस व्यक्ति को जमीन का मालिक घोषित कर देते थे और इसका नाम होता था जमींदार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कानून लेके आए, जमींदारी उन्मूलन कानून। मतलब हम जमींदारी को जड़ से उखाड़ देंगे और क्या करेंगे, इनसे इनकी जमीन लेंगे और उसका डिसेंट्रलाइज करेंगे, मतलब लोगों में वितरित कर देंगे। जो जैसे किसान ए है, इसकी भूमि पर कार्य करता है, बी किसान इसकी भूमि पर कार्य करता है और सी किसान इसकी भूमि पर कार्य करता है। तो हम जमीन लेंगे और इन लोगों में उस जमीन को बांट देंगे और जागर कोशिश करेंगे कि उसका सार्वजनिकरण किया जाए, मतलब उसको जो है ना सरकार की संपत्ति बना लिया जाए, ये कोशिश करेंगे। इसके दौरान बहुत सारे जमींदारों की जमीनें छीनी गई और जैसे ही जमीन छीनते थे लोग जाते थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे तो विवादों का जन्म होता था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था, क्योंकि संपत्ति रखना फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है, आर्टिकल जब हम 19 क्लोज 1 और सब क्लोज F की बात करते हैं तो ये संपत्ति को फंडामेंटल राइट मानता था। फिर इसके बाद आर्टिकल 31 तो सीधा डेडिकेटेड था संपत्ति को लेकर, मतलब ये एक स्वतंत्र आर्टिकल था जिसमें कहा गया था कि संपत्ति एक फंडामेंटल राइट है। और लोग सीधा जाते थे, जमींदार लोग सीधा जाते थे सुप्रीम कोर्ट और कहते थे देखिए हमारी संपत्ति आप नहीं छीन सकते। कुछ 1-2 आर्टिकल और भी हैं, जैसे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, उसमें कहा गया है धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अगर आपको रिजर्वेशन देना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, भेदभाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इसको लागू नहीं कर सकते। तो लोग सीधा जाते थे कि हमारा आर्टिकल 15 भी वोलेट हुआ है, आप किसी लोगों के पक्ष में ऐसा प्रावधान कैसे बना सकते हैं। तो उस दौरान की ऐसी स्थितियां थी जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए प्रथम संविधान संशोधन। और जब प्रथम संविधान संशोधन मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
प्रथम संविधान संशोधन लेके आए, उनमें उन्होंने कुछ बातें जोड़ दी। जैसे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 31 के अंतर्गत उन्होंने एक आर्टिकल 31A जोड़ दी, नई मतलब नया भाग जोड़ दिया, या आप कह सकते हैं इसी विधि का नया पार्ट जोड़ दिया। और उसमें क्या कहा गया कि देखिए, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लोगों की जमीन छीनी जा सकती है। पहली बात तो उन्होंने ये कही, और इसी संविधान संशोधन से बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन हम क्योंकि फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं और जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं, हम केवल उनकी बात करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 31B लेकर आए, और आर्टिकल 31B में एक सूची तैयार की जिसका नाम है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर संविधान संशोधन करने के बाद हमने कोई भी संविधान संशोधन करने के बाद कोई भी मतलब कानून इस सूची में डाल दिया, तो आप इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट छिने हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते अगर हमने कोई भी कानून इस मतलब 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो विवाद जब छिड़ा तो 3-4 केस ऐसे हैं जिनसे हम इस विवाद को समझ सकते हैं, और उन केसों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है उसका नाम है शंकरी प्रसाद केस। और शंकरी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ज़मींदार रहे होंगे। हाँ, ये एक ज़मींदार थे और इनकी ज़मीन चली गई थी। और क्योंकि देखिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, आपके पास तर्क भी होने चाहिए। तो इनके पास तर्क क्या थे जिस बेसिस पर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे? देखिए, इन्होंने कहा कि धारा 13(2) में कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को सीमित करती है। पहली बात उन्होंने ये कही कि ओके। दूसरा कहा कि 13(2) में उन विधियों का 13(3) में उन विधियों का जिक्र है, मतलब विधि की परिभाषा दी गई है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनका निर्माण नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट को संशोधित करते हैं। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही? तीसरी बात उन्होंने ये कही कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान संशोधन किया है वो आर्टिकल 368 के तहत किया है, मतलब ये संविधान की एक विधि है, और इसके तहत वे लेकर आए हैं 31A, और इसी के तहत वे लेकर आए हैं 31B, जिसमें 9वीं अनुसूची उन्होंने बनाई है। तो मतलब शंकरी प्रसाद ने कहा कि मेरा ये प्रश्न है कि ये बताइए कि ये जो विधि है, इस विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन भी शामिल है या नहीं है, मतलब संविधान संशोधन विधि है या नहीं है, उनका ये प्रश्न था। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है कि नहीं, नो, मतलब 13(3) में जो विधि की परिभाषा है और विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं है, शामिल नहीं है। तो शंकरी प्रसाद केस का निर्णय यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद जब हम दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरा केस है इसी लिस्ट में जिसका नाम है सज्जन सिंह केस। देखिए, सज्जन सिंह, वैसे तो अलग से एक क्लास आएगी केस की, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सज्जन सिंह थे एक रियासत के प्रमुख, और रियासत के प्रमुख होने की वजह से इनको मिलता था प्रीवी पर्स। और प्रीवी पर्स का मतलब ये है, देखो एक शब्द आया है प्रीवी पर्स, इसको समझना जरूरी है। जैसे ये हमारा भारत है, और भारत में आप जानते हैं बहुत सारी रियासतें में, मतलब हमारा देश बटा हुआ था, बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय पत्र पर साइन करते समय कुछ अधिकार मांग लिए थे, और भारत सरकार ने वे अधिकार भी उनको दिए थे। जैसे इनको पेंशन दी जाती थी, और लाखों रुपए भाई साहब इनको मिलते थे। मतलब इनके जो राजा रजवाड़ों जैसी ये शानो शौकत से ज़िंदगी जी सकें, इसके लिए इनको लाखों भारत सरकार पे करती थी। लेकिन आप जानते हैं कि 1965 तक, क्योंकि 1962 में हुआ था हमारा चीन के साथ युद्ध, और हम हार चुके थे, और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, और ये लाखों रुपए हम राजाओं को अब ऐसो आराम के लिए तो नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया था, 26वां संविधान संशोधन किया था, और 26वें संविधान संशोधन से प्रीवी पर्स को कर दिया था समाप्त, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। तो सज्जन सिंह चले गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, मेरे 3 अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो पहला उन्होंने कहा कि मेरे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा 19(1)(f) मतलब संपत्ति का
मेरी संपत्ति छीन ली गई है, क्योंकि प्रीवी पर से ही मेरा घर चलता था और ये मेरी संपत्ति, मेरी आय का स्रोत था और ये चली गई है, तो इसका मतलब आर्टिकल 19(1)(f का तो उल्लंघन हुआ ही हुआ है। नंबर 3, 31 का भी उल्लंघन हुआ है। तो चलिए, वे कहते थे कि ठीक है ये तो मुझे नहीं मिल सकते, लेकिन मेरा तो आर्टिकल 14 भी चला गया है। तो उनका क्या तर्क था? उनका तर्क ये था, देखिए आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि के समान सब समान होंगे, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि यदि कोई नियम बनाया जाएगा तो नियम बनाते समय सबको समान माना जाएगा। और क्योंकि इन्होंने 26वां संविधान संशोधन पारित किया है, प्रीवी पर्स को समाप्त किया है, इन्होंने हमारी संपत्ति छीनी है और संपत्ति के बदले हमें मुआवजा भी नहीं दिया है। अगर ये किसी व्यक्ति से उनकी ज़मीन छीनते हैं तो उन्हें मुआवजा देते हैं, और हमारे से हमारा प्रीवी पर्स छीन लिया और हमको ये मुआवजा तक भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे तर्क हैं कि मैं यहाँ दे नहीं सकता, क्योंकि हम केस नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें आर्टिकल 13 पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और हमारे पास आपको मुआवजा देने के फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है, भारत सरकार आपको मुआवजा दे सके। तो मतलब 26वां संविधान संशोधन सही साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ तक एक बात तो तय है कि फंडामेंटल राइट में धूमधाम से संशोधन हो रहा है, धूमधाम से संशोधन हो रहा है। फिर इसके बाद एक विवाद केस की बात करते हैं जिसका नाम है गोलकनाथ। तो तीसरे नंबर का जो केस है उसका नाम है गोलकनाथ केस। देखिए, दो भाई थे ये गोलकनाथ, दो भाई थे, एक था हेनरी गोलकनाथ, एक था हेनरी और दूसरा था विलियम गोलकनाथ। दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और दूसरा था विलियम गोलकनाथ। इन दोनों के पास क्या थी? पंजाब में 500 एकड़ ज़मीन थी, और पंजाब में भूमि अधिग्रहण कानून हुआ था जिसके तहत इनकी ज़मीन छीन ली थी सरकार ने, और क्या कहा था कि 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है वो सरकारी संपत्ति घोषित हो जाएगी। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी उस दौरान की, और उस दौरान में 11 जज थे, और 11 जजों में से एक विवादित फैसला दिया। उसमें से 6 जजों ने कहा कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते, और 5 जजों ने कहा कि कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी किया है। मतलब 5 जज ऐसे थे जो इस पक्ष में थे कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, और क्योंकि बहुमत इस पक्ष में था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता। देखिए कितना बड़ा विवाद हो गया। अभी हमने 2 केस पढ़े। पहला हमने पढ़ा शंकरी प्रसाद, जिसमें कहा फंडामेंटल राइट में संशोधन धूमधाम से हो सकता है। फिर इसके बाद जो दूसरा केस है जिसका नाम हमने पढ़ा गोलकनाथ, सज्जन सिंह केस, उसमें भी फंडामेंटल राइट संशोधनीय है। लेकिन गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं कितना विवाद हुआ अब। तो विवाद के बाद लोगों ने कहा कि इसका मतलब जो पीछे के सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वे सब बदले जाएंगे, मतलब जो पीछे सुधार हो चुके हैं वे सब गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये निर्णय अब भविष्य में लागू होगा, वर्तमान स्थिति तक जो हो चुका है वो वैसा ही रहेगा, और ये निर्णय वर्तमान मतलब फ्यूचर में लागू होगा। फ्यूचर में आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। अब देखिए, इतने बड़े केस को बदलने के लिए इससे बड़ी बेंच चाहिए, और एक विवादित केस आता है। एक व्यक्ति है केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती केस से ज़्यादा व्यक्ति फेमस हो गए। ना तो जज थे ना वकील थे, लेकिन व्यक्ति फेमस हो गए, है ना। केशवानंद भारती एक मठ है केरल में इनका एक मठ है, और उस मठ पर बैठने वाले व्यक्ति को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती थी। इनके पास हजारों एकड़ की भूमि पर एक मठ था, मतलब एक मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती। और केरल सरकार ने एक नियम पारित किया, वही भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया, और इनके मठ से इनकी संपत्ति छीन ली, और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस वक्त अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है, इसमें 13 जज बैठे थे, और 13 में से 7 लोगों ने कहा कि ठीक है, फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट बदले जा सकते हैं, उनमें संशोधन किया जा सकता है। और 6 लोगों ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि इनसे, केशवानंद भारती से जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है
तो वो अधिग्रहण बिल्कुल सही है और फंडामेंटल राइट में बदलाव किया जा सकता है, मतलब संपत्ति का जो अधिकार है वो छीना जा सकता है। ये बात तो तय हो गई कि फंडामेंटल राइट अब संशोधनीय है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया परंतु, और परंतु में कहा कि हम फंडामेंटल राइट में संशोधन की संसद को केवल उतनी शक्ति दे रहे हैं कि वो संसद के हर भाग में संशोधन कर सकती है, कोई समस्या नहीं है, धूमधाम से जो है आप संशोधन करिए, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है, इसी को बोलते हैं मूल ढांचा, संविधान का एक मूल ढांचा है। आप समझ रहे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यायपालिका की सक्रियता, मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि संविधान का कौन सा भाग संशोधनीय है और कौन सा भाग संशोधनीय नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि संविधान के कुछ पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ पार्ट कम इंपॉर्टेंट है। इस व्याख्या से तो यही आ रहा है। तो अभी तक की हमने जो 4 केसेस हमने पढ़े हैं, यहाँ तक का सार क्या निकला? देखिए, यहाँ तक का सार ये निकला कि आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट में संशोधन होते हैं, मतलब आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत फंडामेंटल राइट संशोधनीय हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्या निकला कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की असीमित शक्ति है, असीमित, लेकिन वह क्या नहीं कर सकती? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं छेड़ सकती। ध्यान रखना है, इस केस की डेट तक इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो जो होगी हमारी आर्टिकल 14 को लेकर होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरी वीडियो पर यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं यूट्यूब पर नया हूँ और मेरी वीडियो UPSC, UPPCS, MPSC, MPPCS वगैरह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।